object traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on. तो क्या नॉन जीरो वेलोसिटी उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स यानी उसका जीरो है, उसका कितना फोर्स पड़ रहा है बताइए? नेट जीरो एक्सटर्नल। अगर जीरो है तो इसे अनबैलेंस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जीरो कैसा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स। तो ये वर्ड में थोड़ी गड़बड़ी है, तो हम इसको ऐसे कहते हैं उस पर जीरो फोर्स पड़ रहा है। तो क्या कोई चीज आदित्य ऐसी हो सकती है कि वो चलती ही रहे? वो ऑलरेडी चलती होगी उसके। हाँ, मतलब वो चल रही हो तो चलती रहेगी, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना। So if zero force is applied on it and if it is moving initially, it will keep on moving in the same direction with same speed। ये तो बात सही है कि नहीं? तो हम इसमें अनबैलेंस की जगह क्या लिख लें? बैलेंस। सो ऑन है ना, ठीक है। सो जीरो अनबैलेंस तो हो ही नहीं सकता है, जीरो होगा तो कैसा होगा? नाउ देखिए, अंडर बैलेंस्ड फोर्स दैट इज एफ नेट कितना हो जाएगा? जीरो। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? इंटरस्टेलर स्पेस फार फ्रॉम प्लैनेट्स एंड स्टार, बहुत दूर हो, तो क्या उस पर किसी ग्रेविटी का भी असर पड़ेगा? प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो उस पर सब कुछ, कोई भी फोर्स ही नहीं होगा। अंतराणविक आकाश, जहां कोई दूर दूर तक ना। हाँ बोलो। देखो सुनो जसमिता, कि अगर फार फ्रॉम प्लैनेट्स एंड स्टार, अलग से कोई एक प्लैनेट मूव कर रहा है और उसके आसपास न सन हो, ना अर्थ हो, ना मून हो, कुछ ना हो, तो क्या उस पर कोई ग्रेविटी पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं है। तो ऐसे में वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा ना। द मूविंग प्लैनेट, अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग प्लैनेट कीप ऑन मूविंग अंडर यूनिफॉर्म मोशन। उसी मोशन में होगा कि नहीं? मूविंग अंडर यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड देखो, इफ यस स्टेट द कंडीशन, तो ये चीज यस है, तो आप चाहे तो शुरू में वन में लिख देना यस। व्हेन अ कारपेट इज बीटन, तो ये कवर हो गया है। अगला देखो, why it is advised to tie any luggage kept on roof, क्योंकि अगर कभी दो चीजें हो सकती हैं कि अगर बस रुकी, कहा गया है कि अगर इस बस के ऊपर एक लगेज है तो हमें इसे टाई क्यों करके रखना है, बांध के क्यों रखना है? ये देखो, तो इफ बस suddenly starts, then due to inertia of rest, अगर ये अचानक चल दे तो बस तो चली जाएगी, लेकिन ये जो लगेज है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि शुरू में तो रुका हुआ था ना, तो ये जो लगेज है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड, ठीक है, एंड अल्टीमेटली फॉल एट बैक साइड ऑफ बस। बस निकल गई, वो इनर्शिया पर जैसे सिक्का वहीं रह जाता, गिर जाता है ग्लास में नहीं। देन ड्यू टू inertia of rest, the luggage will remain at rest and finally will fall at back side of bus. और दूसरी चीज हो सकती है, इफ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, तो बस तो रुक गई लेकिन लगेज कहेगा हम तो जा रहे हैं, हम तो जाते रहेंगे, तो खिसक के कोई चीज चल रही है तो वो तो लगेज कहेगा हम तो जा रहे थे और हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जाते रहेंगे। इसको तो इसने ब्रेक लगा के रोक लिया, लगेज को कौन रोक रहा है? कोई ब्रेक है क्या? तो वो आगे बढ़ेगी, आगे गिर जाएगी।
सो इफ मूविंग बस, जैसे पैसेंजर गिर जाते हैं, इफ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, देन ड्यू टू, मान्य सेंटेंस पूरा करो, देन ड्यू टू inertia of motion, the luggage will fall in keep forward on direction. moving ahead and fall In forward in direction. front of bus. So due to inertia of motion, luggage will keep on moving and fall in front of bus. So it is advised to tie luggage kept at rooftop of bus. अच्छा, जो लगेज अंदर भी रखा है ना बस में, तो वहां इन्होंने ऐसे अरेस्टर बैरियर बना रखे हैं। तो बहुत सारे लगेज वो इधर उधर तो हिलते हैं, लेकिन वो ज्यादा हिल नहीं सकते। और वैसे भी जो अंदर अंदर ऊपर लगेज है ना, लोग सब भर देते हैं उसमें ठूस के, तो वो उसका उतना मूवमेंट नहीं हो सकता है। ये तो आपने देखा है ना, अगर यहाँ बिल्कुल एक सीधा हो तो ये सीधा यहाँ गिर जाए, 4-5 लगेज वो सब आगे बढ़ेंगे, सब पीछे जाएंगे, तो पैसेंजर डरे डरे रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने खांचे बना रखे हैं, 2-2, 3-3 लगेज के अंतर पे खांचे है ना, तो इसलिए वहां बांधने की जरूरत ही नहीं है, रखिए आराम से कोई, तो क्योंकि इधर ही इधर मूवमेंट होगा तो इधर गिरने के कोई चांस नहीं। लेकिन हाँ, अगर बस सडन टर्न ले या कोई इधर उधर ले तो फिर गिर सकता है। इधर टर्न लेगी तो फिर कहीं इधर का गिरेगा, और उधर टर्न लेगी तो फिर इधर का गिरेगा, वो तो टर्निंग पे। जब पैसेंजर बस में चलते हैं तो हमने बोला था कि लोअर पोर्शन जो है वो बस से कनेक्शन होता है, इसलिए जो हमारी अपर बॉडी होती है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होती है। बट इसमें तो पूरा लगेज ही कनेक्टेड है ना बस के साथ, तो फिर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब अगर बॉक्स है और मेटल है, बॉक्स भी मेटल का और बस भी मेटल की, तो बहुत कम फ्रिक्शन है। अगर हम सिंपली सोचें कि रूफ टॉप पे रख दें, रूफ टॉप पे थोड़ा थोड़ा, तो बैरियर तो बाउंस होके गिर जाएगी, क्योंकि उसमें इतना मोमेंटम है। तो मोमेंटम होने की वजह से पहले आगे जाएगी, और आगे जाने की वजह से हो सकता है और आगे जाने पे तो वो गिर भी जाए। दोनों में ऐसा कोई रबराइज्ड नहीं है। लगेज भी कहीं किसी किसी का बक्से का हो सकता है, सूटकेस या प्लास्टिक में कितना फ्रिक्शन होगा, और हम लोगों की बॉडी में ऐसा फ्रिक्शन नहीं जो प्लास्टिक और सूटकेस में हो। प्लास्टिक को कितना फ्रिक्शन चाहिए, ऐसे ही लोग खड़े हो जाए तो ऐसे ही फिसल जाता है, दूर तक चला जाए। आदमी को फिसला के वहां तक पहुंचा सकती हो, मारोगे तो फिसलेगा नहीं, वहीं गिरा पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों में फ्रिक्शन ज़्यादा है, और सीट में भी कुशन है, तो हम लोग तो उससे बंधे हुए हैं, हम इधर मूव नहीं कर सकते। हमारी अपर बॉडी फ्री है, इट इज़ फ्री टू मूव, तो हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लगता है, मोशन भी लगता है। लेकिन लगेज एक एंटिटी है और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो जाएगा तो एक साथ ही जाएगा, और कहीं रहेगा तो उसमें ऐसा नहीं कि लोअर बॉडी और अपर बॉडी नहीं, तो उसे आगे जाना है तो वो बहुत थोड़ा सा फ्रिक्शन है, दैट इज। और अगर बारिश हो गई तो वो भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे में उसके आगे गिरने के चांस तो रहेंगे ना। प्लास्टिक और मेटल के बीच कहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है, रबर के बीच रहता है। सर अगर उसके ऊपर कोई कुशन या फिर ऐसी कोई चीज रखी जाए तो फिर उसमें तब भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली द फ्रिक्शन इज डिटरमाइंड बाय द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। सूटकेस तुम्हारा प्लास्टिक का, बस का रूफ टॉप मेटल का, उनके बीच फ्रिक्शन नहीं है, उसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी और वो आगे गिरी जाएगा, तो आप रोक नहीं पाओगे, इसलिए उसको पूरे स्ट्रैप से बांधा जाता है अच्छे से चलने से पहले, तो गिर जाएगा। तो मेनली फ्रिक्शन इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर बिहाइंड दिस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल व्हिच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। फिर क्या करता है, बॉल फिर आगे रोल हो जाती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस बॉल बिकम्स टू द रेस्ट, द बॉल स्लोस टू स्टॉप। तो एक बैट से हिट करने के बाद क्या होगा, बैट से मान लीजिए बॉल हिट हुई, तो इसके हिट करने के बाद ये बॉल आगे गई और फिर ये रोल हो जाएगी क्या, और रोल होने के बाद फिर आगे चल के ये रुक गई। तो पहले हिट हुई, फिर आगे भी बढ़ रही, रोल भी कर रही, रोल करते हुए आगे बढ़ रही ना,
एंड अल्टीमेटली इतना सब कुछ हुआ, जबकि इसमें बैट्समैन ने इसको क्या किया, हिट किया, बॉल आई होगी उसने हिट कर दिया। अब इतने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। कह रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या लक्षिता ये बात सही है? मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो क्या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होता है? एक्सीलरेशन, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी हो। बात समझ आ गई कि नहीं? वेलोसिटी सीधा प्रोपोर्शनल नहीं होगी, अगर बहुत देर तक फोर्स लगाओगे तो चेंज होते होते पता चले बहुत भी हो जाए। ये नहीं कि अचानक नहीं बढ़ाई जा सकती, कि कोई सोचो पहलवान फोर्स लगा रहा है तो अचानक क्या 0 से बढ़ के 1000 हो जाएगी, वो तो बहुत देर तक लगाएगा तो बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या है, दैट इज एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को ही तो हटाकर हमने ma लिख दिया, दैट इज F इज इक्वल टू ma। यही तो सेकंड लॉ है। मास भी यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k को छोड़ दीजिए, अभी इस समय मास ही है, उसी मास पे ज्यादा फोर्स लगाओ ज्यादा एक्सीलरेशन पाओ, और फोर्स लगाओ और एक्सीलरेशन पाओ। तो मास तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, क्या मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है? तो वो भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही हुआ, सही है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, क्या सेकंड ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? एक तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उस बैट्समैन ने ठीक से नहीं मारा होगा तभी रुक गई। अरे कितने बहादुर से बहादुर मार दें, और लॉर्ड्स के मैदान पर जो वो नहीं है लंदन का क्रिकेट ग्राउंड, वहां रुक जाती है गेंद। तो क्यों रुक जाती है? क्या वो ताकतवर बैट्समैन नहीं है? लेकिन फ्रिक्शन है ना, क्यों रुक जाती है? इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, यही बात। तो पहली बात भी गलत है कि बैट्समैन ने नहीं मारा होगा, दूसरी भी गलत है, और तीसरी देखो, तीसरी पढ़ो क्या लिखा है, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग, ये बात सही है। मुझे लगता है इसी कोई फ्रिक्शन ही बोल रहा होगा। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। सी ठीक है, हाँ डी कहना चाहता है कि देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, तो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि जिस समय ये बॉल जा रही है, तो जिस समय ये बॉल आगे बढ़ रही है उस समय सिर्फ इस पे एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो फ्रिक्शन है। क्योंकि बैट्समैन ने तो मार दिया, बैट्समैन ले लेके थोड़ी ना जा रहा है, कि साथ में लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। तो इस समय सिर्फ एक ही फोर्स है, और वो अपोजिंग फोर्स है। अगर अपोजिंग फोर्स इसमें लग रहा है, तुम अपनी गाड़ी में इंजन ऑफ कर दो, ब्रेक लगा दो, तो अगर तुमने इंजन ऑन रखा है और गाड़ी अगर एक ही स्पीड से चल रही, मयंक इसका क्या मतलब? इंजन उसे पुश फॉरवर्ड कर रहा है ना, रेसिंग दे रहा है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इससे तुम क्या समझते हो? बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हारा गाड़ी का इंजन उसको आगे ड्राइव कर रहा है, उतना ही फ्रिक्शन है व्हील्स में, तो वो दोनों काउंटर हो जा रहे हैं, जो स्पीड बनी है। आपको अपनी गाड़ी में इतना ही थ्रॉटल देना है जितना कि बस वो फ्रिक्शन को काट सके, तो तुम्हारी गाड़ी पे क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जिस स्पीड से चल रही हो चलती रहेगी। और इस पर इस वाली बॉल के केस में इसमें हमेशा एक अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल। वो कह रहा है नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल। तो क्या नो अनबैलेंस्ड फोर्स को तुम क्या कहना चाहते हो? 2 बार नो लगा दिया, नो, 2 निगेटिव का क्या मतलब है? एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो तुम निष्का मुझे बताओ, इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स है कि बैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड, क्योंकि इस पर सिर्फ फ्रिक्शन ही तो है, दूसरे का उसने तो छोड़ दिया इसको, और फ्रिक्शन है, तो इस पर कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड। वो कह रहा है इस पर नो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये बात सही है क्या? नो अनबैलेंस का मतलब हो गया बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मैं कहूँ अदिति स्कूल नहीं जा रही है, तो मतलब जा रही है। एक होता है 2 ये कह दिया, तो नहीं अदिति स्कूल नहीं जा रही, तो भी इसमें एम्बिगुअस है, ड्यूबियस सेंटेंस। 2 बार नहीं बोलने का मतलब हाँ होता है। समझ में आ गया कि नहीं? काट देते हैं। तो नो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है बैलेंस्ड फोर्स। सो इज एनी बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट? अगर बैलेंस होता तो कभी रुकती ना, रुकती बोलो। तो नो अनबैलेंस का क्या मतलब तुम समझती हो? बैलेंस फोर्स। तो
यू कैन डिनाई द फैक्ट, आप कह सकते हैं नहीं बैलेंस होता तो क्यों रुक जाते। तो इसका आंसर क्या हुआ बोलो, सी। सर अगर बैलेंस होती है कि इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता हमेशा चलता है। हाँ फिर तो चलता रहता, फिर क्यों रुकता। ऐसे देखा नहीं तुमने, बच्चे लोग व्हील लेते हैं पुराना टायर और इस पर ऐसे एक ले लेते हैं, लकड़ी से चलाते रहते हैं, तो जितना फ्रिक्शन उसको काउंटर इट करते हैं, मजे से चलाते हैं, करते ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, a truck starts from rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travels a distance 400 meter. तो इस तरीके से एक ट्रक व्हील से नीचे आता है, ठीक है, और ये रोल कर रहा है। अब देखो, नाउ इट मूव्स ए डिस्टेंस 400 मीटर। तो 400 मीटर चलता है और कितनी देर में, 20 सेकंड। t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड और s कितना है 400 मीटर। क्या इस पर एक कोई ग्रेविटी भी काम करेगी, ऊपर से कोई चीज छोड़ दी जाए तो अगर स्लोप है तो वो कैसे नीचे आएगा, जरूर उस पर ग्रेविटी काम कर रही है। ऐसे तो कोई चीज नहीं नीचे आ जाएगी, तो किस वजह से आ रही है, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है, ग्रेविटी ही काम कर रही है। तो क्या ये जो ट्रक नीचे ऊपर से तुम सीधी खड़ी भी कर दो तो भी वो नीचे आ जाएगा, आ सकता है कि नहीं। अच्छा, तो इस पर क्या एक्सीलरेशन काम कर रहा है, कर रहा है। और इफ इट इज, अब ऊपर पढ़ो सवाल में, फ्रॉम रेस्ट, इसमें u क्या है, 0। u 0 है। तो आपने अभी अभी बताया कि इस पर एक्सीलरेशन काम कर रहा है, तो नीचे जाते जाते इसकी कुछ स्पीड भी हो जाएगी और ये फ्रीली मूव कर रहा है, इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं। हाँ, किसी को उसके मालिक ने, ड्राइवर ने ब्रेक लगाना भूल गया, वो नीचे खिसकता चला गया। तो अल्टीमेटली इस पे कुछ भी होगा ना, हमें पता नहीं है वी क्या है, लेकिन वी तो कुछ होगा ना। ये इतनी सारी चीज है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तीन चीजें दी हैं आपको, s दिया है, u दिया, t और a पूछा गया, v पूछा ही नहीं गया। कौन सा फार्मूला लगाओ, ये सही बता दी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो a ही नहीं मालूम है। देखो निष्का तुरंत पकड़ लेती हैं, इसीलिए सब लोग निष्का की ओर देखते हैं जब कोई नई चीज आती है। उन्होंने बोला देखो s भी दिया, u भी दिया, t भी, a नहीं दिया, पकड़ लिए इन्होंने फार्मूला, खट से बता दिया, है कि नहीं। तो अब हम भी इस चीज को करें, a चाहिए कि नहीं। तो s कितना है, इसमें वैल्यू भी फिट करो निष्का, इज इक्वल टू, सही, आगे बोलिए, इनटू बोलो, करेक्ट, पूरा बताया करो, है कि नहीं। 20 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो 400, अब हाफ से 8 20 कट गया तो 10 आ गया, सो दैट इज 0 प्लस, और ये 20 इंटू 10 क्या हुआ 200a। तो 400 इज इक्वल टू 200a, तो a कितना हो गया 400 बाई 200। तो मानसी a की वैल्यू बताओ, यूनिट के साथ बताओ, बता, जस्मिता बोलो, तुम नहीं बता रही, अच्छी बात है, बोलो, सही, 2 मीटर पर सेकंड। चलो अब आगे कहा जा रही है, तो एक्सीलरेशन हो गया। तो श्रेया तुम्हें कुछ और भी बताना है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कह रहे हैं कि उस ट्रक का वजन 7000 टन है। 7000 किलो है क्या, 7000 किलो, ठीक है। मतलब कार से 7 गुना भारी होती है, 1000 किलो की कार होती है, और स्कूटर से 10 गुना भारी एक कार होती है। 100 किलो की स्कूटर, 1000 किलो की कार और 7000 किलो की ट्रक। तो अब ये बताओ श्रेया, फोर्स कैसे निकाला जाए। तो उसी से आ जाएगा। So F is equals to m into a, that is second law of motion, second law of motion। चलिए, जब रोमन में लिखेंगे तो एनडी नहीं लगाएंगे और इसमें एनडी लगता है, ये बात तो बताओगी ना। चलो, so that is F is equals to
7 टन है तो 7000 किलो हो गया, और दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 14,000। श्रेया आगे क्या लिखें? कुछ बताना। हर्षिता? न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? सो दिस मच फोर्स, उस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है? दैट इज 14,000 न्यूटन। कितना है? तो ग्रेविटी अदिति इस पर 14,000 न्यूटन लगा रही है। अगर इसका मास कम भी होता तो भी ग्रेविटी क्या इतना ही फोर्स लगाती? सो मास कम होता तो ग्रेविटी और हमको नहीं पता, आप हैं? That is, it is the force applied by gravity। उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? कौन उसे धक्का दे रहा है नीचे? ग्रेविटी। तो अगर मास कम होता मयंक तो ग्रेविटी क्या कम फोर्स लगाती? कम लगाती, क्योंकि उसमें उसका मास भी शामिल है। ठीक है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उसका भी मास जरूरी होता है, रड का। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, जो ट्रक नीचे जा रहा है अल्टीमेटली इसका भी मास जरूरी है और उसका भी, वो हम ग्रेविटी के चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन मास पे भी जरूरी है ना, यहाँ तो फोर्स ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा। सर फोर्स ज्यादा होगा तो उल्टा बोले, ये मास यहाँ पर कॉज है और उस पर फोर्स उसका इफेक्ट है। अच्छा 6th क्वेश्चन देखो। A stone of 1 kg is thrown across। अगर नदी जम जाए और उस पर एक पत्थर फेंक दो तो क्या पत्थर आगे बढ़ता चला जाएगा? और कभी न कभी उस पर कोई फ्रिक्शन होगा तो वो 50 मीटर दूर जाके पत्थर अपने आप रुक गया। ऐसा ठीक है, स्टोन पानी में फेंका जमी हुई झील में, तो पानी जमा हुआ था, आगे जाके रुक गया, 50 मीटर से गया 50 मीटर। तो लक्ष्यता इसमें इसका u 0 होगा कि v? v यही भी बता रही है, सब सही बताती हैं। तो इट इज, उन्होंने बोल दिया जब रुक गया है तो व्हाट इज 0? भाई कोई चीज रुक गई तो इट इज द फाइनल वेलोसिटी व्हिच इट इज थ्रोन विद अ सर्टेन स्पीड एंड फाइनली इट स्टॉप्स आफ्टर 50 मीटर। सो व्हाट इज 0? इट्स v, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, और क्या चीज दिया गया है? 1 kg का स्टोन है तो 1 kg इसका मास है। ओके, अक्रॉस, एंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? शुरुआती इसकी स्पीड क्या है? अर्पित है, अर्पित बोलो। u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये पूछ रहा है इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ना, फोर्स कोई भी हो फार्मूला तो यही है, F इज इक्वल टू में, सही है। फ्रिक्शन होगा तो निगेटिव में आ जाएगा। तो पहले हमें इसमें फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। उसके लिए मैं चाहता हूँ A निकाल लूँ, फिर A से मल्टीप्लाई कर दूँ, वहाँ भी तो A ही निकालना ना पहले। A से मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 kg है। A कैसे निकालूँ? A का बता दो। ut plus half at square। सही है, आप बताओ। थर्ड लॉ लगे। थर्ड लॉ। तो ये बता रहे हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भी एक लॉ, इसमें t की जरूरत नहीं है। आपने जो बताया उसमें हमें कई चीजें नहीं मालूम थी। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ना a पता था ना t, कैसे निकालते? ऐसा फार्मूला लगाओ कि एक अननोन है, तुमने 2 अननोन का बता दिया तो कैसे रखते बताओ? ऐसा u से तो नहीं निकाल पाते ना। तो अब मुझे अर्पित जरा वैल्यू तो इसमें फीड करो। So 0 square minus हाँ 20 square ठीक है, equals to into a into 50। सही है। तो दिस इज माइनस 400, इट इज इक्वल्स टू 100a। तो श्रेया फिर a की क्या वैल्यू आ जाएगी? जस्मिता यूनिट के साथ बताया करो ना, बताती नहीं है तो हर बार गड़बड़ करी। बोलो। minus 400 upon 100 तो माइनस 400 अपॉन 100 क्या हुआ? ए की वैल्यू minus 4 मीटर। हर चीज तुम्हीं को आती है। देखो पूरी क्लास हैरान है कि इसको एक यूनिट कैसे आई, बड़ी बात है। एक्सीलरेशन की भी इसको यूनिट आती है। सो ए आ गया, तो एफ इज इक्वल टू क्या है? एम ए। हाँ मानसी बताओ वैल्यू। अब फ्रिक्शन फोर्स के लिए फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना। आप चाहे तो एफ ना लिखना चाहे तो स्मॉल एफ लिख लें। फ्रिक्शन का क्या होता है?
और वो भी लिखा जा सकता है। एंड इट इज बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ बोलिए। Sir, A is equal to U minus V upon T. तो बहुत तेज हो गई। हाँ बोलो निष्ठा। Sir, F is equal to 1 kg into minus 1 into -4। 1 kg की चीज थी तो वैल्यू नहीं प्लेस कर रही। 1 kg की चीज है ये, तो वैल्यू ही तो प्लेस करने बोली थी। आप क्या बताएं, कोई टेक्निकल चीज बताने लग गई? कोई बहुत टेक्निकल था क्या, हमें पता नहीं चलता है। तो -4 आगे क्या लिखे? न्यूटन। न्यूटन को तुम जानती होगी, हमारे घर के बगल ही रहती है। न्यूटन को नहीं जानती? चलो ओके। नाउ फर्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ करो। फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ, फिर आगे बढ़ो। मान्य रख लो, उसको बाद में कर लेते हैं। आप इसमें यहाँ नीचे निशान। अब देखो, एक 8000 kg का इंजन है, वो 5 वैगन्स को खींच रहा है। ऑन है, 5 वैगन्स को खींच रहा है और हर वैगन का वेट 2000 kg है। इस हाँ, वैगन यानी मालगाड़ी, जिसके डिब्बे होते हैं मालगाड़ी के। तो 5 वैगन्स हैं, इस पर टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? जो पीछे की ओर लग रहा है, बैकवर्ड, 5000 न्यूटन। अच्छा, ये इंजन एक पुलिंग एजेंसी है। जैसे मैं किसी चीज को खींचूं या पुश करूं तो क्या मेरा वजन उसमें काम आएगा? नहीं भाई। एक हम किसी को कर रहे हैं, हमने कैसा पुश किया है वो जरूरी है कि हमारा वजन जरूरी है? पुश। तो इंजन एक एजेंसी है, इंजन का वेट कुछ लोग जोड़ देते हैं, इंजन का यूज नहीं करना। इंजन का हमको यूज नहीं। समझ आ गई बात कि नहीं? तो बताइए इंजन ने कितना पुलिंग फोर्स लगाया? ठीक है, इंजन इज पुलिंग एजेंसी, इसलिए इसका फोर्स नहीं जरूरी है। एजेंसी वो किस फोर्स से यहाँ पुल कर रही है ये जरूरी है। यहाँ पे देखो, ये पुल कर रही है ना सबको, तो इसने कितने फोर्स से पुल किया? ये फॉरवर्ड फोर्स है, तो फॉरवर्ड फोर्स कितना बताइए? 40,000 न्यूटन। ये फॉरवर्ड फोर्स है। और बैकवर्ड फोर्स कितना है? 5000 न्यूटन। जो पीछे की ओर है उसे फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव होगा, तो -5000 न्यूटन। तो एफ नेट कितना हुआ? दैट इज एफ प्लस एफ। लेकिन ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा? सारे फोर्स जोड़ दो। क्या तुम बताओगे मान्या, अगर आगे लगने वाला फोर्स 40,000 न्यूटन है और जो पटरियों के बीच में ड्रैग है वो 5000 न्यूटन है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? निखिल बताओ। आगे लगने वाला फोर्स जो आगे ही खींच रहा है वो 40,000 न्यूटन है और ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स 5000 न्यूटन है। कितना हुआ बोलो? 35,000। इन दोनों को ऐड कर दो। फॉरवर्ड फोर्स कितना है? यहाँ देखो ना, 40,000 है और पीछे की तुमने पहले भी F1 F2 को किया नहीं है, F1 प्लस F2 F नेट निकाला है, तो ऐसे जोड़े थे कि नहीं फोर्स? जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आगे की ओर 4 न्यूटन है और पीछे की ओर 2 न्यूटन है, तो इस पर नेट फोर्स किधर हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ? कितना हुआ? यही तो बताना है यहाँ पर। तो इसलिए इस पे F नेट कितना हुआ? प्लस का 40,000 न्यूटन और माइनस का कितना? 5000। तो दिस कम्स एज 35,000 न्यूटन। सही है। अब मैंने इधर प्लस लिया, कोई उससे इशू नहीं है, बट ऐसे इसको पॉजिटिव ले। तो न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई? जिस डायरेक्शन में इंजन पुल कर रहा है उसी का ही ज्यादा होगा। अब देखो, तो क्या हमारा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स ये पता चल गया? क्या यही एक आंसर है? अब बी का आंसर निकालो। एफ नेट इज इक्वल्स टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, दैट इज ma
इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिस चीज को पुल किया जा रहा है उसका मास लिया जाएगा, इंजन का नहीं लिया जाएगा। ये बताओ इंजन कितने मास को पुल कर रहा है? टोटल मास पुल्ड 10,000। देखो टोटल मास पुल्ड, टोटल मास पुल्ड बाय इंजन। इंजन एक पुलिंग एजेंसी, कभी भी उसका मास नहीं ले जा रहा। दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 5, इट इज 10,000 kg। अब ये चीज इसमें पुट कर दो ना, इसी फार्मूले में मानसी जरा सारी वैल्यू तो पुट करो। नेट फोर्स कितना लग रहा है बताओ इस गाड़ी पर? हाँ 35,000। ओके सही कह रही है। चलो अभी तो तुम अच्छा प्लेस करे। और बताओ जरा। हाँ ना बोलो। 35,000 न्यूटन is equal to 2,000 न्यूटन। आप बोलो। is equal to 10,000 न्यूटन। 5 बैगन है ना, तुम एक ही समझ रही। अभी निकाला तो नेट मास कितना है? तो जितने भी 35,000 तो न्यूटन है, मास पूछना, मास तो के और ए निकालना है कि नहीं? तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आगे वाले फोर्स से पीछे वाला फोर्स माइनस करके नेट फोर्स निकाल लिया। वही फोर्स यहाँ रखा और नेट मास रखा तो ये नहीं आ जाएगा। फार्मूला एक ही लगाया, एक तो एफ नेट वाला लगाया, तो पहले से ही आपको पता है, और एक एफ इज इक्वल टू में तो 35,000 नेट है, तो 35,000 नेट है। नेट तो वही माना जाएगा कि फ्रिक्शन हटाने के बाद जो बच रहा है वही नेट है ना, और जितना टोटल मास है टोटल मास रख दो। अभी कोई 2000 बता रहा है, 2000 थोड़ी ना होगा, नहीं 5 वैगन तो 5 का कितना होगा बोलो? तो इस तरीके से ए कितना हो गया? 35,000 और डिवाइडेड बाय 10,000, सो ए विल बी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर सेकंड इस ट्रेन की स्पीड 3.5 मीटर बढ़ती चली है। सर मुझे समझ में नहीं आता, एफ होता है एफ इक्वल्स टू एम है, तो फिर एफ नेट क्यों लिखा? एफ नेट इसलिए लिखा है कि टोटल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू द नेट एक्सीलरेशन अटेन। टोटल फोर्स जरूरी है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि भाई हम तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पर 4 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस पर 4 न्यूटन का फ्रिक्शन ही लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जो तुम्हारी कार है वो अब किसी स्पीड से नहीं जाएगी। जब 4 न्यूटन का तुमने इंजन से थ्रोटल दिया था, तो हमने तो 4 लगाया, तुम्हारे लगाने से नहीं होता है। तुमको जितना उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे जब तुम ऊपर लगाओगे तभी तुम्हारी कार में रेस आएगी। अगर तुम उतना ही लगाती रही तो नहीं आएगी, उतना कैंसिल हो जाता है, उसके ऊपर जितना तुम्हारा वही एक्सीलरेशन देता है। बात समझ में आई? कुछ गाड़ी को चलाना पड़ता है। अगर तुम एक कहोगे यूनिफॉर्म मोशन करे, हम क्यों फोर्स लगाएं, तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन है ना। इंजन को चलाती हो स्कूटी में, तभी तो इंजन एक स्पीड से भी तब भी चलती है, तो उतना चलेगी। तो अगर इसने सिर्फ 5,000 का ही फोर्स लगाया होता तो गाड़ी चलती रहती। 5,000 न्यूटन इस पर फ्रिक्शन है, अगर इतना ही लगाया, इसके ऊपर जो लगाएगा उससे इसको एक्सेलरेशन मिलेगा। सो इसलिए जब भी तुम्हें कहोगे कि कितना एक्सेलरेशन है, तो पूछा जाएगा कि अच्छा इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सर फोर्स मतलब एफ नेट ही हुआ? हमेशा एफ नेट है। उस पर अगर ग्रुप ऑफ फोर्सेस लगे हैं तो तुम उनका नेट निकालो, उसी से वो ऑब्जेक्ट वहीं जाएगा। जिधर फोर्स लगेगा नेट वहीं हो जाएगा। एक फोर्स में नहीं तो सबके अलग अलग एक्सीलरेशन निकालो, फिर उनका वेक्टर सम करो। वो टीडीएस मेथड है, ये ज़्यादा आसान है। सबके फोर्स जोड़ लो, जिधर उसका फोर्स आ रहा है उसी फोर्स से वो चलेगा। उसे क्या लेना देना कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना क्या लगा, नहीं। हाँ बोलो। पीछे कितना सबकी बुक में तो अलग अलग है, 1.944 है सब पे, अब 3 पॉइंट है। अब देखो और भी तुम्हें बुक दिखाते हैं, ये समस्या है। अभी मैं अपनी नई बुक में देखता हूँ, पुरानी दोनों में अंतर देखता हूँ। इंजन एक्सर्ट्स फोर्स कितने का कर रहा है इंजन? 40,000 एंड ऑफर्स फ्रिक्शन एक्सीलरेशन ऑफ। इसमें और भी बुक में देखो, सभी बुक में देखो। 1.944। चलो मैं सर आपको शायद तक ये इंजन का भी जोड़ है। अभी मैं दिखा देता हूँ। एक्सीलरेशन ग्रीन चलो ग्रीन इंजन रहता है। $15,000, $35,000
ये देखो, तो कई बार बुक में आंसर गलत रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। ये देखो 3.5, अभी तुमको नेट पे भी दिखाता हूँ, टीवी पे तो पता चलता है। हमें सही चीज़ एजेंसी का नहीं देखा जाता है ना, हमारा वेट थोड़ी लिया जाएगा। हम अगर खींच रहे हैं इंजन इज पुलिंग, तो इंजन का नहीं लिया जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्या लिखा है बताओ, ये एक्सीलरेशन देखो 3.5 है कि नहीं, तो एजेंसी कितना फोर्स लगा रही है, एजेंसी कितना लगा रही है चेक करो, तो 3.5 है। अब मैं इस पे टीवी पे दिखाता हूँ, जो मेन साइड हमने सब पे दिखाया। सर ये बुक में उसको ऐड करके नहीं कहा ऐड करके अच्छे होगा नहीं, फिर आगे की क्लास में तुमको दिक्कत होगी। हम 9 से भेज देंगे, आगे को भी पहले ही सिखाना, गलत सिखा देंगे तो आगे बहुत मुश्किल है। सही सीखना जरूरी है, कम सीखो लेकिन सही सीखो। कूलिंग एजेंसी का मतलब क्या है कि इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, द फोर्स अप्लाइड बाय इंजन। जैसे मैं किसी पे फोर्स लगाऊं, समझ में आई बात कि नहीं, तो फोर्स अप्लाई पे तो उसी वजह से वो चीज आगे बढ़ेगी। बात समझ आ गई? तो इंजन ने फोर्स लगाया, 1.9। पढ़ो सवाल में पढ़ो। सर इसमें इंजन का भी ऐड करेंगे तो 1.9। ऐड करने से नहीं होता ना कि हम ऐड करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करता है उस एजेंसी का मास नहीं ऐड होता है। जैसे क्या तुमने इसके पहले भी सवाल किए तो ये पूछा गया कि अच्छा नहीं जिसने फोर्स लगा उसका भी मास बताओ, ऐसा कहा गया है क्या? तो ऐसा नहीं होगा। अभी मैं तुमको इसमें दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, मास जिसको खींच रहे हैं उसी का, हमारा नहीं। एक फोर्स अप्लाई किया गया तो जिसने लगाया उसका भी मास पूछती हो क्या? 5 सवाल तो कर लिए, कभी पूछा गया है? तो जिसने फोर्स लगाया उसका मास नहीं। ओके, अब देखिए नाउ इसको पैन को लेंगे जो भी तेरे पास है ये पैन है उसको लेके बस आप लेकिन हम दौड़ेंगे तो हमारा मास तो इसका तो खींच रहा तो उसका भी नहीं ये देखो इसमें दिखा दें आपको, ये 2-3 साइड में दिखा देंगे तो पता चल जाएगा। ओके, एक तो वो इतनी मेहनत कर रहा है फिर तब तुम हंस भी रही हो, वो पूरी ताकत लगा रहा है। चलो ये देखो, अब यहाँ देखो, तो बोलो वो जो पुलिंग एजेंसी है, यहाँ पर देखिए कि सर ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है सर 7। ये देखो, यही है यस द सर। एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। तो उसमें किसका मास लिया जाएगा? जो पहले फोर्स निकाल लिया, और अब मास देखो, तो मास में किसका लिया गया बताओ? दैट इज टोटल मास ऑफ ऑल वैगन्स। जो एजेंसी है, अभी तुमको 5 क्वेश्चन कराए तो तुमने कभी पूछा कि जिसने फोर्स लगाया वो कितने किलो का आदमी है? अभी पूछा, 5 सवाल तो करा दिए, तो अब क्यों पूछ रही हो कि जिस इंजन ने फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट जिस पे लगाएगा उसका ही हम लोग पूछते हैं, जो लगा रहा है उसका वजन से क्या लेना देना। तो इसलिए ऐसा भी हम नहीं कह सकते। कई बार बहुत पतले लोग होते हैं और देखो पहलवानी करते हैं, तो उससे क्या हल्के और मोटे से भी होता है, ताकत होती, इट इज मसल पावर, उससे थोड़ी मतलब है। तो हमें गलत नहीं सीखना है, चाहे बुक में कुछ भी लिखा हो। इट इज नॉट द मास ऑफ एजेंसी which is required, it is the mass of object on which force is applied। तो ये बात है, समझ में आ गई बात कि नहीं? इसलिए हम इसका नहीं ले रहे। और मेरे पास पुरानी बुक है, उसमें भी पता नहीं किसी ने गड़बड़ करवा दिया, ये देखने वाले भी अमेंड नहीं करते ना। मेरी ओल्ड बुक में तो सही आंसर है,
ये नई बुक में ही गड़बड़ है। किसी आप लोगों के पास ओल्ड बुक नहीं है क्या? सर हमारी नहीं लेने को नहीं लेने को कहा है, लेकिन जो भी है ना यही रखी थी। चलो कोई बात नहीं, ये है देखो ओल्ड बुक है, इसमें दिखा दे आंसर। तो बच्चे भी कई कई तरीके के हैं, टीचर भी ऐसा होगा, लोग भेज देते हैं एनसीईआरटी में लिख के कि हमें अप्रिसिएशन मिलेगा, वो लोग सोचते हैं हाँ जिसने कहा सही भी कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो कौन सा चैप्टर है? 8 है ना, ओके चैप्टर 8 सर देखो 3.5 कट गया एक पुरानी बुक में सही है कि नहीं, लेकिन किसी ने अमेंड करा दिया ये देखो ओल्ड बुक में क्या है। सर या फिर वो सोच रहे होंगे कि इतना इन्हें नहीं बताना। ऐसा नहीं, बताने का गलत सिखा दो बच्चों को, फिर बाद में वो सफ़र करते हैं। गलत सिखा दो, आज आपने मास ले लिया एजेंसी का भी, फिर 9, 10 में तो फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़नी है, तो कैसे करोगे, है ना। चलो अगला सवाल देखिए। सर आधी चीज़ें बताते हैं। हाँ सर हमारी बुक में कहीं वेक्टर और स्केलर भी नहीं लिखे। वो सब ठीक है, उतना नहीं जाना चाहिए, लेकिन सही समझिए। अगला देखो 8 क्वेश्चन। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? हाँ बताओ निष्ठा कैसे करोगी? इस तरीके के क्वेश्चन को तुम ही बताती हो। F is equals to m। ये कह रहे हैं अगर 1500 kg की कोई ऑटोमोबाइल या जीप है और हम उसको डिसेलरेट करना चाहते हैं, तो हमको क्या ब्रेक लगाना पड़ेगा? तो इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन से रोकना है। So that is acceleration is minus 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास कितना है? 1500 kg। So brakes are to be applied to stop it। कैसे रोक सकते हो? ब्रेक्स अप्लाई, तो वो कह रहा है कितना ब्रेक फोर्स लगाएगा, ब्रेक अपना फोर्स लगाएगा, तुमको तो पैर से दबाना ही है ब्रेक, वो लगा लेगा। तो F is equals to ma, that is equals to 1500 into minus 1.7। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। कितना? -2550। So minus 2550 Newton। So this much retarding force should be applied by brakes to achieve the deceleration of 1.7 meter per second। ठीक है, so इतना ही लिख दो कि 2550 न्यूटन opposing force या retarding force is required। चलिए अब अगला क्वेश्चन। पानी भर गया, उसमें पलट देंगे। निकाल मतलब तुम लोग भी डाल सकती हो, मैं बैठी डाल दिया करूँ। ऐसे ऐसे जैसे पानी पहली बार देखा। पानी तुम्हारे प्लेनेट में पानी आ गया, पता नहीं कहाँ। उधर में जाके मम्मी को बताई, मम्मी मैंने पानी देखा। सबको जाके फ्रेंड्स को बताएंगे कि मैं पानी देख के आई। तुम मार्स से हो, कहाँ से हो, कौन से प्लेनेट की हो? चलो अब देखो, मानसी 9th का आंसर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम 9th का? बोलो कुछ बताओ। अपनी सीट में तुम ही सबसे तेज हो, बताओ। हाँ जसमिता बोलो। ये ज्यादा ठीक करेंगे, इन्होंने प्रभावित किया है क्लास, इनसे प्रभावित होगी। नाउ जैसा कि इन्होंने बताया T is equals to mv, so T is the option। अब देखो 10,
Using a horizontal force 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that would be exerted on the cabinet? Now, that is Mayank. Using a horizontal force, हम हंसो मत. Using a horizontal force of 200 Newton, we have to intend. हमें कैबिनेट को मूव करना है. अभी तो वो पानी देखा, उसी हंसी नहीं रुक रही, तुम नया हंसी और लगाई दी पड़ी. हम पंखा देख के हंस दिए. पंखा देखो, हर चीज देखो यार, कितनी हंसने वाली चीजें हैं. हाँ, पंखा देख के आए. अब जरा देखो, यूजिंग ए 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है, वी आर इंटेंडेड टू मूव. इंटेंट, आपको ये बात पता है, इट इज नोन एज इम्पेंडिंग मोशन. दो द फोर्स इज अप्लाइड बट ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव. इन सच केस देयर इज ए फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग अपोजिट टू इट. तो एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां तक. इस मोशन को क्या कहते हैं? If the force is applied and object does not move, then such kind of motion is known as impending motion. Repeat करो. If the force applied on an object, the object does not move, such force is called impending. Such force is known as. तो वो कह रहा है, though the 200 Newton force is applied across a cabinet, but it is not moving. तो क्या आप मुझे बताएंगे आदित्य, what is the friction force acting on it? ये नहीं चल रही है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा, ये नहीं चल रही, तो इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? 200 इन अपोजिट डायरेक्शन, यही तो है. तो ये कैबिनेट है और ये मूव नहीं कर रही है. सो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन? minus 200. So, friction force of 200 Newton opposite to, इसके opposite to the direction of, किस डायरेक्शन के? Opposite to the direction of, इसका कंप्लीट करो, applied force. A 200 Newton friction force is acting on it opposite to the direction of applied force. And चूंकि मोशन हुआ नहीं है, तो such is a case of impending motion. ये impending motion का केस है. Okay? Now, अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10. 7, 8 और 10 करो. और क्वेश्चन नंबर 3 भी करिए. 4 छोटे छोटे ही हैं. 200 ग्राम की है और वो आती है 10 मीटर पर सेकंड से, और टकराने के बाद किस स्पीड से चली जाती है? 5 मीटर पर सेकंड से. तो आपको ये पता करना है कि चेंज इन मोमेंटम. नाउ, तो चेंज इन मोमेंटम का भाविन क्या फार्मूला है? P2 minus P1. P2 माइनस P1 भी कर सकते हो, या PF, P फाइनल माइनस P Initial. तो P फाइनल क्या होगा? देखो, P मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है? M into V. M into V होता है. तो ये हमें मालूम है कि P इज इक्वल्स टू mv. तो दैट इज m into v. फाइनल वेलोसिटी को तो v माना जाता है, और इनिशियल को mu. m बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा? कितने ग्राम की है? 200 ग्राम. आना कितने केजी हुआ? 200 grams. Sir, 200 grams. 0.2 kg. 0.2 kg. क्योंकि जो 200 ग्राम है उसको 1000 ग्राम नीचे लिख दो और 1 kg ऊपर लिख दो. तो ग्राम से ग्राम ये दोनों सेम ही तो हैं. तो 2 0 से 2 0 कट गया. तो अब ये 10 बचा नीचे कि नहीं? kg. तो ये 0.2 kg. बोलो, बात समझ में आई?
क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देखो तो मास की जगह कितना लिख देंगे, अदिति वैल्यू प्लेस करो। So 5 minus 10. ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इधर वाली अब निगेटिव ली जाएगी, लेफ्ट की, दोनों अलग अलग है ना, स्पीड से लिया जाएगा तो ये एक ही डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं है। Sir, पर पहले तो 10 पहले जब लिया था तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही होती तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो हमें डायरेक्शन में साइन लगाना पड़ेगा। जो इस साइड की स्पीड है उसे निगेटिव लेना पड़ेगा और इस साइड की स्पीड प्लस पॉजिटिव, अदरवाइज तो ये क्या हुआ बताओ, इसे कितना लिखेंगे फाइनल वाले को 5 और इनिशियल को कितना लिखेंगे, अपोजिट है ना डायरेक्शन, इसलिए एक ही डायरेक्शन में होता तो मैं ऐसे ले लेता, सही है। तो कितना हो जाएगा बताओ, स्पीड में कितने का चेंज है, पहले तो 10 जाके रुकी और फिर 5 उल्टी चली तो क्या 15 का चेंज नहीं हुआ, 10 का रुकना और 5 उल्टा चल देना, ठीक है। और अगर 10 से 5 होती उधर ही की ओर तब मैं कहता 5 का चेंज, ये तो उल्टी चल दी तो कितने का चेंज हुआ 15 का, तो दैट इज 0.2 और 5 प्लस 10 तो इसको क्या कहेंगे इंटू 15, तो इसका मल्टीप्लाई करवाना, आपकी मैथ ज्यादा ठीक है, बोलो लक्षिता बताओ Sir, पूरी चीज बताओ। 3 Sir, 3 पलक 3 kg meter per second. 3 kg मीटर, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वही तो मोमेंटम का भी वही यूनिट है, चेंज इन मोमेंटम। बात समझ आई, कुछ करना नहीं है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा पहले भी कराया जा चुका है कि नहीं। फाइनल मोमेंटम दैट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, लिखा है कि नहीं, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इतना ही करना। लेकिन चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो ऐसे कर देना। अब ऐसा कर दीजिएगा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑफ कोई डायरेक्शन नहीं बताना है आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। निष्का नाउ अब ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या लिखूं। हाँ दीदी बताओ। Sir, magnitude से 3 kg meter per second. 3 kg मीटर पर सेकंड। सर लेकिन बुक में तो लिखा है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो उसको लगा फिर वो उड़ा तो 5 मीटर पर तो उस पर इस हॉकी ने फोर्स अप्लाई किया, हॉकी ने फोर्स, तो अगर कभी भी फोर्स उस तरफ तो 5 मीटर उस तरफ हुआ तो उसे प्लस ले लिया, उसको प्लस में जैसे माइनस। पूछो सवाल तो बताएं, थोड़ा सा पूछो। सर जब हॉकी स्टिक ने मारा तब वो 10 चल रहा था, फिर किसी और ने मारा तो फिर वो 5 हो गया। नहीं ऐसा नहीं, पहले किसी ने फेंका उसकी ओर तो इस हॉकी स्टिक ने उसको मार दिया, सो आफ्टर हिटिंग बाय द हॉकी स्टिक इट मूव्स बैक विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बहुत सवाल क्या लिखा है कि पहले बॉल आ रही थी ना, that is it is traveling is stuck by a hockey and return along its original path। इसका मतलब दो तरीके की बॉल होती है, देखो एक है कि ऐसे आए और ऐसे चली जाए तो कहा जाएगा इट हैज नॉट मूव्ड along its original path, डिफ्लेक्ट हुई है। वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, वो आ करके उसी तरफ गई है। ओरिजिनल पाथ का मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी में मूव कर दी। अगर ऐसे आके ऐसे जाती तो 10th का क्वेश्चन होता, उसमें एंगल इन्वॉल्व है, तो वहां बस इसमें ओरिजिनल पाथ का मतलब तुम समझ गई, सर जिस रास्ते से आई थी उसी पे गई, तो आने पे मैंने -10 ले ली और जाने पे +5। सही है, इसका इतना ही मतलब। और कुछ पूछना तो बताओ, मैं और क्लियर कर दूँ। सही है, अब आगे देखो 13th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। दैट इज ए बुलेट 10 ग्राम की है और ये 150 मीटर पर सेकेंड से आती है और एक वुडन प्लैंक में अंदर चली जाती है, बहुत बड़ा सा लकड़ी का है। तो ये बुलेट जब इसके अंदर जाने वाली होती है तो इसकी कितनी स्पीड है, 150 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन थोड़ी देर में ये अंदर जा जाके इसको छेद करते यहाँ जाके क्या ये कहीं आगे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी बुलेट,
तो पेनिट्रेट कर देती है ना। तो लेकिन ये इस लकड़ी को इसने कितना अंदर तक पायर्स कर दिया, जरा देखो, कुछ ऐसा दिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस डिस्टेंस को हम बताएंगे इसने कितना अंदर चली गई, लेकिन ये कितने सेकंड तक गई? 0.0। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ u 150 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इसने कितना समय लिया? 0.03 है, 0.03 सेकंड। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें एक्सीलरेशन। मैन अगर हम इसमें एक्सीलरेशन बता पाए तो हम ये भी बता लेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा वुडन प्लैंक से। आप मुझे एक्सीलरेशन का फार्मूला बताइए। जब पहले ठीक है, तो एक्सीलरेशन पूछा गया है तो v पहले सर डिस्टेंस पूछेगा अंदर तक। डिस्टेंस दी गई, क्या पूछा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें पूछी। ठीक है, तो चलो एक्सीलरेशन भी निकाल, दोनों ही चीजें पूछी हैं। तो एक बार एक्सीलरेशन फोर्स निकालने की, वुडन ने कितना लगाया, रिटार्डिंग फोर्स है ना, रुक गई है, और कितना अंदर गई वो भी पूछा गया। एक्सीलरेशन निकालो जरा। तो v कितना है? 0, u कितना है, और t 0.0। हम इसका जरा अगला स्टेप बताओ। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखे? हाँ बताओ। तो पहले भी इस क्वेश्चन में भी नहीं बताई थी, बोलो पलक, यहाँ क्या लिखे? -150। चलो ठीक है, आपने ठीक बता दिया। 150/0 ये निगेटिव बोल ही नहीं रही, वहाँ भी गलत किया था। जो सवाल पूछो जब भी 99 नंबर लाने वाली लड़की बताओ, सवाल का जवाब दीजिए। चलो 3 से कट करो, कितना आया? -500। हाँ ठीक है, कितना आ गया? अब फोर्स कितना हुआ बोलो? फोर्स को m में लिखो, m कितना है? 20 ग्राम। ये आना बताएंगी, बोलो मास 20 ग्राम है, उसे केजी में बदलो, तुम ही बदल पाती हो। 10 ग्राम, 10 ग्राम को बदलिए, केजी बदलिए। हाँ लक्षिता, सही है, 1/100, क्योंकि 10 ग्राम है तो 10 ग्राम और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? इंटू 1 kg और अपॉन 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो कितना हो जाएगा? 1/100 kg, तो 0.01 kg। वही चीज यहाँ लिखो, F = ma, तो F क्या हो जाएगा? 0.01 kg, और A कितना है बताइए? इतना। तो इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ इसका बोलो, अब की सही से करना। सही है, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया। -50 न्यूटन। सो दिस मच फोर्स इज अप्लाइड बाय, ये किसने फोर्स अप्लाई किया? बाय वुडन प्लैंक, है ना। सो 50 न्यूटन रिटार्डेशन फोर्स इज अप्लाइड। अब दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है? इसके अंदर S पूछा जा रहा है ना, T नहीं दिया है ना, T दिया है तो कर लो S = ut प्लस आप 80 स्क्वायर कर लो, भाविन वैल्यू प्लेस करो। S तो सर निकालना है u, so u है 150 तो 0.03 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है सर -5000 मीटर पर सेकंड। -5000 T सर T है 0.03 का स्क्वायर। 0.03 का स्क्वायर। अच्छा हम इसका बोलो। बता सकती हो इसीलिए पूछ रहा है। आदित्य बताओ। ठीक नहीं बता रहा, सही है, आप बताओ। निखिल बोलो। 0.5 पहले मल्टीप्लाई कर लो 750 और 3 डिजिट पर, यहाँ 2 डिजिट पर डेसिमल लगा लो, इतना सोच कर।
मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा लो। अब देखो उससे ज्यादा नहीं करना, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। अब प्लस इससे करो, 2 से इसको करो, 45 लिखो। अब ये देखो यहाँ करो तो ये कितना है बताओ, हाफ, और निगेटिव यहाँ लिख लो 5000 और इंटू 0.03 और इंटू 0. आप चाहे तो 3/100 इंटू 3/100 भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो that comes as 4.5 minus half into 5000 into 3/100 into 3/100, 2 0 इससे कटे, 1 0 इससे कट गया, और अब क्या बच गया 4.5 माइनस इससे कितना आ गया 2.5, तो 2.5 इंटू 9 करो और बाई 10 कितना आ जाएगा, that is 9 5 जा 45, 9 2 जा, that is 22.5 by 10, so 4.5 minus 2.25, इतना मीटर जाएगा क्या, इतने मीटर, ठीक है। so it will move this much meter, okay। इसमें फोन आ रहा है, हाँ? चलो।